चलिए सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने मोटर कार का डिस्कशन किया था, बराबर है क्या? बराबर है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया था मोटर कार का। हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या? कैन यू हियर मी नाउ? आवाज कंफर्म करो एक बार। ओके, तो मोटर कार के अपन ने तीनों कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं, बराबर है। चलो, ये बाकी के नोट्स आप पढ़ लेना। अपन ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, कैसे करना है आप सबको पता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्रेडिट कार्ड एकदम सिंपल है, इसमें एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है। अगर क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर्पज के लिए है तो टैक्स फ्री परक्विजिट है, लेकिन यही क्रेडिट कार्ड आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। गिफ्ट वाउचर टोकन फटाफट खत्म करेंगे। बोलो, गिफ्ट वाउचर में क्या है? गिफ्ट अगर कैश में है तो फुल्ली टैक्सेबल है, एंड गिफ्ट अगर काइंड है तो 5,000 के ऊपर है तो टैक्सेबल। ये 5,000 पर गिफ्ट नहीं है, ये एग्रीगेट है, नॉट 5,000 पर गिफ्ट। ठीक है, ये भी सिंपल था। इंटायर टैक्सेबल। देन क्लब एक्सपेंडिचर, ये भी टाइम पास है। अभी पढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 8। तो जो मेन परक्विजिट्स है वो मैं कवर करूंगा, जो एकदम ही सिंपल है वो आपको एक बार पढ़ के छोड़ देना है। नाउ, एम्प्लॉयर ने आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, तो ये भी क्या है बताओ? फुल्ली टैक्सेबल है। ये भी क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। अब इसमें दो चीजें हैं। अगर फैसिलिटी एम्प्लॉय के नाम पे है, मतलब लाइट बिल अगर आपके नाम पे आ रहा है, फैसिलिटी आपके नाम पे है, बस एम्प्लॉयर बिल पे कर रहा है, तो ये ऑल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। कोई बता सकता है ऑल का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड, सभी प्रकार के एम्प्लॉय के लिए क्या है? टैक्सेबल है। एंड अगर फैसिलिटी एम्प्लॉयर के नाम पे है, मतलब एम्प्लॉयर खुद आपको ये फैसिलिटी अरेंज करके दे रहा है, पूरा बिलिंग उनके नाम पे हो रहा है, तो अगर आप स्पेसिफाइड हो तो ही टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये मैंने फटाफट कवर किए। नाउ ये है इंपॉर्टेंट, ये आईएमपी मार्क करो। आज अपन जो पढ़ रहे इसमें ये इंपॉर्टेंट है, फ्री एजुकेशन टू फैमिली ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, नाउ अपन ने लास्ट सेशन में पढ़ा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो अलग है। ये क्या बताओ? एजुकेशन फैसिलिटी है। ये क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी जा रही है, मतलब एम्प्लॉयर का ही स्कूल कॉलेज है जिसमें एम्प्लॉयर का कॉलेज में एम्प्लॉय खुद पढ़ रहा है। मैंने क्लास में सिम्बोसिस का एग्जांपल दिया था, अगर कोई याद है तो एम्प्लॉय इज स्टडिंग इन अ इंस्टीट्यूट ओन बाय एम्प्लॉयर, फुल्ली क्या है? एग्जेम्प्ट। अगर ये फैमिली मेंबर को दिया है अदर देन चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वाइफ को दिया है, फादर मदर को दिया है, तो फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है। एंड अगर चाइल्ड को दिया है तो क्या प्रोविजन है? एंड यही एग्जाम में आने वाला है। बोलो, अगर ये फैसिलिटी चाइल्ड को दिया तो उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट, इंस्टीट्यूट ओन बाय एम्प्लॉयर और प्रोवाइडेड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंस्टीट्यूट नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर, मतलब या तो इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर का होगा जहाँ पे चाइल्ड पढ़ रहा है, या एम्प्लॉयर का नहीं होगा। दोनों ही केस में उसने जो भी खर्चा किया है एम्प्लॉयर ने, वो आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन उसमें से 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड का आपको क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। प्लस आपसे जो अमाउंट रिकवर किया वो भी क्या होगा? माइनस होगा। तो हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ परक्विजिट? स्टेप 1 हियर, फाइंड आउट कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, वो एग्जाम में आपको दिया जाएगा। स्टेप 2, पर चाइल्ड 1,000 रुपया पर मंथ माइनस करना है। स्टेप 3, अगर आपसे एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट लिया है 10,000 15,000 टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, ये भी माइनस करना है। एंड बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। नेगेटिव है तो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ऑनलाइन
ग्रेट। एंड अगर रिइंबर्समेंट है तो व्हाट इज रिइंबर्समेंट? पहले आपने आपका फीस पे कर दिया है, बराबर है, एंड बाद में एम्प्लॉयर से रिकवर किया, तो वो क्या बताओ? वो फुल्ली टैक्सेबल है। वो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये था फ्री एजुकेशन, ये एग्जाम मैंने के चांसेस है। क्लियर है? तो एनी क्वेश्चन इन दिस ऑनलाइन? ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है ना। लॉजिकली बताओ, जब एम्प्लॉयर आपको लोन देगा या तो इंटरेस्ट लेगा नहीं वो, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, या फिर इंटरेस्ट लेगा बट कम लेगा, उसको बोलते हैं लोन एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन उसमें पहले अपन पढ़ते हैं क्या क्या एग्जेम्प्ट है। तो अगर एम्प्लॉयर ने लोन मेडिकल पर्पज के लिए दिया है तो ये टैक्स फ्री परक्विजिट है, एंड अदर देन मेडिकल पर्पज है तो पर ईयर 20,000 तक का अगर आपने लोन लिया है, नॉट ईच लोन, एग्रीगेट लोन, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। तो लोन फैसिलिटी में दो एग्जाम्पशन है, पहला मेडिकल पर्पज है तो एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट होगा, एंड दूसरा आपने जो लोन लिया है पूरे साल में उसका वैल्यू 20,000 तक है। इट्स नॉट ईच लोन। एम आई क्लियर? सब लोग रिप्लाई करना है। टोटल लोन, सो लोन ए, लोन बी, लोन सी, तुमने अलग अलग लोन लिए, सब मिला के अगर 20 के ऊपर जाता है तो वो टैक्सेबल है। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ। यस, ठीक है, ग्रेट। अभी ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। रेट एज पर एसबीआई, तो आपको रेट कौन सा लेना है? एसबीआई का रेट लेना है, उसमें से माइनस करना है एक्चुअल रेट जो आपके एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है, इनटू आउटस्टैंडिंग लोन इनटू पीरियड। ठीक है, तो एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5, एम्प्लॉयर ने आपसे 7% में लोन दिया है, तो बताओ आपका फायदा कितना हो गया उसमें? 2.5% का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लोन अमाउंट कितना है? लेट्स से 2 लाख रुपया, और ये आउटस्टैंडिंग है लास्ट 6 मंथ से, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा इंटू 6/12, तो लास्ट 6 मंथ से 2 लाख आउटस्टैंडिंग है, मतलब एम्प्लॉयर 6 महीने का बैच लेगा, इसका कैलकुलेट करो, ये होगा आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट। करेक्ट, ये होगा आपका क्या होगा? वैल्यू ऑफ परक्विजिट। चलो आंसर बताओ सब लोग, कितना आ रहा है फटाफट। करेक्ट, आदित्य परफेक्ट। ठीक है, बोलो कितना आ रहा है? सो ये आएगा 2500, देखो आ रहा है क्या, है ना? सो 2500 बराबर है क्या? तो इतना आपका परक्विजिट माना जाएगा। 2.5 लाख आ रहा है? 2.5 लाख नहीं ना, ये परसेंट से 2,500 आएगा। 2,500 अर्पिता, षष्ठी, अरे 2,500 आएगा रे, 2.5 लाख कैसे आएगा? शायद आप परसेंटेज अप्लाई करना भूल गए, ऐसा मेरे को लग रहा है। हाँ ठीक है, सबको क्लियर है? चलो ग्रेट। नेक्स्ट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। एम्प्लॉयर ने आपको एसेट यूज करने के लिए दिया है अदर देन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अदर देन मोटर कार, लैपटॉप, कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपन ऑलरेडी अलग प्रोविजंस पढ़ चुके हैं, तो इस पॉइंट में वही मूवेबल एसेट है जिसके लिए कभी पहले प्रोविजन अपन ने नहीं पढ़ा है। तो मोटर कार का हो चुका है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल क्या है? टैक्स फ्री परक्विजिट है। तो ये छोड़ के बाकी जो भी एसेट है, मैंने क्लास में एग्जाम्पल देता है म्यूजिक सिस्टम का, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को म्यूजिक सिस्टम यूज करने को दिया है, तो बोलो आपके इनकम में कितना ऐड होगा? बहुत सिंपल है, ध्यान दो सब लोग। अगर एसेट एम्प्लॉयर का खुद का है
एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। एंड अगर ये एसेट रेंट पे लिया है तो जितना एम्प्लॉयर रेंट देगा उतना आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। जितना वो रेंट पे देगा उतना वो ऐड होगा, उतना क्या होगा, वो ऐड होगा। क्लियर है, एकदम सिंपल। और इसमें से आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया तो उसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, सिंपल एज दैट। नाउ ये आता है इंपॉर्टेंट, ये है ट्रांसफर, मतलब एम्प्लॉयर ने आपको एसेट बेचा है। ऊपर क्या था, यूज था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूज एंड ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब एम्प्लॉयर ने आपको एसेट बेच दिया है। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन, जब भी एम्प्लॉयर एसेट अपने को बेचेगा मतलब अपन ने खरीदा है, तो पहला क्वेश्चन सर ये परक्विजिट कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछना चाहिए, ये परक्विजिट कैसे होगा बताओ। सो मैं हेडिंग लिखूंगा ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय एम्प्लॉयर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले कैलकुलेट करना है रिटर्न डाउन वैल्यू। जो एसेट एम्प्लॉयर ने आपको दिया है उसका अपने को ढूंढना है रिटर्न डाउन वैल्यू लेस अमाउंट रिकवर्ड। आपसे जो अमाउंट रिकवर किया वो क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। एंड बैलेंस अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो ये होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बस ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में WDV ढूंढना है। WDV में से आपने जो अमाउंट पे किया वो माइनस करना है। अगर पॉजिटिव है तो आपकी इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। नेगेटिव तो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। यहां तक क्लियर है तो फटाफट रिप्लाई करो यस सर, यहां तक एकदम क्लियर है। ऑनलाइन क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, ग्रेट, परफेक्ट। चलिए अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। कुछ तो यहां पे अलग है, देखते हैं। पहला तो यहां पे एसेट्स के 3 कैटेगरी हैं। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए 50% है, मोटर कार के लिए कितना है 20%, अदर आइटम्स 10%। ये लिखो यहां पे कंप्यूटर। सो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितना है 50%, मोटर कार के लिए 20% एंड अदर आइटम्स के लिए क्या है। तो पहले 2 एसेट के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एंड बोलो लास्ट एसेट के लिए कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लीटेड ईयर्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कंप्लीटेड ईयर्स, सब लोग ध्यान से सुनना। ये थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू अकाउंट्स, ठीक है। तो मैंने क्लास में क्या कहा था, सपोज कंपनी ने एसेट 2022 में परचेस किया है, ठीक है। तो बोलो एक साल कैसे निकालना है, फाइनेंशियल वाइज निकालना है या डेट ऑफ परचेस से निकालना है। तो ये साल कैसे निकालना है, डेट ऑफ परचेस से निकालना है। तो ये पहला चेंज सबको समझा क्या। तो बताओ ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेट ऑफ एक साल कैसे निकालना है, जिस दिन परचेस किया एसेट वहां से 1 साल। कब तक निकालना है सर ये, जब तक आप 24-25 में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये करना है ना। 24-25 में आने के बाद क्या करना है, हम लिखेंगे डेट ऑफ सेल। अभी सेल इसके पहले भी हो सकता है या इसके बाद। तो सपोज मैं लिखता हूं 1 जुलाई 24, ठीक है। तो अगर सेल इसके पहले मतलब क्या है, ये साल कंप्लीट होने के पहले सेल हुआ है, तो यहां पे डेप्रिसिएशन एक ही साल का आएगा, सेकंड ईयर का नहीं आएगा। तो 24-25 में जब आप आते हैं, आपका 1 साल जहां पे खत्म हो रहा है उसके पहले अगर एसेट सेल हुआ है तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, एंड उसके बाद सेल हुआ है तो डेप्रिसिएशन आएगा। एंड सेकंड केस में फर्स्ट ईयर का भी आएगा और सेकंड ईयर का भी आएगा। पार्ट ऑफ द ईयर को क्या करना है, इग्नोर करना है। इस प्रोविजन में पार्ट ऑफ द ईयर को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो अगर आपको समझा दोनों, तो सेल डेट अगर 2 साल के बाद है तो मतलब क्या डेट है अपना 11 मई के बाद है तो
2 साल का आएगा, 11 मई के पहले तो 1 ही साल का आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन बताओ आपको समझा के? ये अपन ने क्लास में भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है, सेम डायग्राम क्लास में भी है। ऑनलाइन सब रिप्लाई करो कि क्लियर है क्या आप सबको? अच्छा, मेथड कौन सा यूज करना है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स 50% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मोटर कार 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एंड बाकी सभी एसेट्स के लिए बोलो कौन सा आएगा? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी सभी एसेट्स के लिए कौन सा आएगा? 10% SLM। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये मैंने दिया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्लूड्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, प्रिंटर, और उसमें क्या नहीं आता है? वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब कहाँ पे जाएगा? 10% SLM में जाएगा। तो जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है वो कहाँ पे जाते हैं? 10% SLM में जाते हैं। याद रहेगा आप सबको? ठीक है। देन सेल और गिफ्ट ऑफ मूवेबल एसेट अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब पहले 2 कैटेगरी की छोड़ के अगर कोई भी एसेट एम्प्लॉयर ने 10 साल यूज किया है एंड फिर आपको बेचा है, अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अदर देन कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ये छोड़ के जैसे सोफा सेट, एम्प्लॉयर ने सोफा सेट 12 साल यूज किया है एंड फिर आपको बेचा है, तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट है, वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? ओके। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्लीटेड ईयर? ये भी लिख के दिया है, डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर, डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर। क्लियर है? ठीक है। तो गाइज ये आप नोट्स मेरे यूज करते रहना। अच्छा, आप में से कितने लोग घर पे नोट्स यूज कर रहे हैं? रिवीजन नोट्स चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ रहे हैं सब लोग ऑनलाइन? आपका पढ़ाई फास्ट हो रहा है क्या? टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है ऑनलाइन? तो मेरे को आप रिवीजन नोट्स का फीडबैक देना, इसमें कुछ और बेटर करना है तो वो भी बता देना, है ना, ताकि नेक्स्ट बैच पे अपन उसको और बेटर कर सके। यूज कर रहे हैं ना? टाइम बच रहा है ना आपका? मेन पर्पज यही था कि कंटेंट भी कवर होने चाहिए और आपका टाइम भी सेव होना चाहिए। यस, तो प्लीज उसको पढ़ते रहो। टारगेट रखना है एवरी संडे 1 चैप्टर रिवाइज करना है। तो कल संडे है ना, अगर आपको टाइम मिलता है तो चैप्टर 2 पढ़ लेना, चैप्टर 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो। मैंने एकदम शॉर्ट करके दिया है, 2 घंटे में आप आराम से 1 चैप्टर कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ मेडिकल फैसिलिटी IMP, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलो, मेडिकल फैसिलिटी में 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट सुन ध्यान से। यस सृष्टि थैंक यू सो मच, अर्पिता थैंक यू, दिव्या थैंक यू सो मच, ग्रेट। यस, चलिए नाउ ध्यान से सुनना। अभी इसमें 3 पार्ट अपन ने क्लास में देखे थे। बोलो, मेडिकल अलाउंस है तो फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, बोलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो, एंड एम्प्लॉयर हॉस्पिटल तो क्या बताओ? एग्जेम्प्ट। तो मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट। अगर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर विच इज अप्रूव्ड बाय CCIT तो भी एग्जेम्प्ट है। CCIT स्टैंड्स फॉर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CCIT, तो वहां पे भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है। यस अर्पिता थैंक यू सो मच। तो बताओ, इंडिया में ये भी एग्जेम्प्ट है एंड मेडिक्लेम भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो मेडिक्लेम एम्प्लॉयर देगा तो भी एग्जेम्प्ट है एंड रिइंबर्समेंट है तो भी एग्जेम्प्ट है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी का क्या ट्रीटमेंट है। देखो, बोलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, ट्रीटमेंट टेकन इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट, मेडिक्लेम पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट, मेडिक्लेम आपने पे किया एंड बाद में एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स किया एग्जेम्प्ट। तो सिंपली स्पीकिंग इंडिया में खाली टैक्सेबल क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल टैक्सेबल है एंड मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है। इंडिया में व्हाट इज टैक्सेबल नाउ? अदर देन दिस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो टैक्सेबल है एंड मेडिकल अलाउंस क्या है? टैक्सेबल है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट इन इंडिया। नाउ अपन जाएंगे इंडिया के बाहर। यहां तक क्लियर है सबको? रिप्लाई करो कि यस सर।
यहां तक क्लियर है सब लोग? फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, चलो। यस, सृष्टि, इंडिया में प्राइवेट टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एग्जाम, एम्प्लॉयर एग्जाम। ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ अभी जाते हैं इंडिया के बाहर। तो सपोज ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर भेजा गया आपको, तो देखो क्या क्या एग्जामिशन है। मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड स्टे, मतलब वहां पे ट्रीटमेंट का खर्चा और रहने का खर्चा कितना एग्जाम्प्ट है? टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। तो ये आरबीआई लिमिट आपको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। कितना एग्जाम्प्ट है? टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेवल कब एग्जाम्प्ट है? अगर आपका टोटल इनकम 2 लाख के अंदर है तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एग्जाम्प्ट है, नहीं तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल क्या है? पूरा क्या है? टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पूरा क्या है? टैक्सेबल है। इज दिस क्लियर? तो बताओ इंडिया के बाहर क्या क्या ध्यान में रखना है? पहला, ट्रीटमेंट का खर्चा एंड स्टे का खर्चा, बोलो कितना एग्जाम्प्ट है? टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई लिमिट के ऊपर जो एम्प्लॉयर ने किया वो आपकी इनकम में ऐड होगा। लेकिन ट्रैवल का खर्चा कब एग्जाम्प्ट है? मैंने क्लास में कहा था आपको कि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कैलसी पे टोटल लेना है। अगर 2 लाख से ज्यादा है इनकम तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पूरा ऐड होगा, अगर 2 लाख से कम है तो टोटली क्या होगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फटाफट रिप्लाई करो। नेक्स्ट, लास्ट परक्विजिट, एंड फिर अपन स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड फिर आज अपना सैलरी मोस्टली कंप्लीट हो ही जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन। नाउ व्हाट इज लीव ट्रैवल कंसेशन? कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप आपके फैमिली के साथ ट्रिप को जाओ, तो उस ट्रिप को जाने का जो टिकट है आपका आने जाने का वो एग्जाम्प्ट है सब्जेक्ट टू कंडीशन। बाकी खर्चा कोई एम्प्लॉयर करता है तो टैक्सेबल है। तो बताओ इस प्रोविजन में खाली कौन सा खर्चा एग्जाम्प्ट है, कौन सा कॉस्ट एग्जाम्प्ट है? टिकट कॉस्ट एग्जाम्प्ट है। कौन सा खर्चा एग्जाम्प्ट है? टिकट का खर्चा क्या है? एग्जाम्प्ट है। ठीक है, कितने साल में याद है? 4 साल में 2 बार। तो 4 साल में अगर आप 2 बार जाते हैं तो आपका आने जाने का टिकट का खर्चा पूरा क्या है? एग्जाम्प्ट है। ठीक है, 4 साल में 2 बार। अच्छा, बाकी के पॉइंट्स आप पढ़ लेना। व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड? अगर 4 साल में हम 2 बार नहीं जा पाए तो बोलो कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? यस, कैरी फॉरवर्ड होता है, बट कितना होता है कैरी फॉरवर्ड? एक ही जर्नी क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो अपने जर्नी कैरी फॉरवर्ड किया है उसके लिए कंडीशन क्या है? बोलो, वो अगले साल के फर्स्ट ईयर में, अगला जो ब्लॉक होगा उसके फर्स्ट ईयर में परफॉर्म करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो 4 में से 2 जर्नी बची है तो एक ही कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड एक बचे तो एक ही होगा। तो कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 1 ही होगा, लेकिन सेकेंड ब्लॉक में आपको उसको परफॉर्म कब करना है? वो ब्लॉक शुरुआत होते समय फर्स्ट। अभी ये आप मेरे को बताएंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन का बताओ क्या फॉर्मूला है? 1998 के पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन, लेकिन 1998 के बाद है तो बताओ। लाइट लाइट गया क्या शायद? आई थिंक लाइट गया है। हाँ बोलो, कुछ याद है क्या? ये टोटल बताओ, बताओ। पहले ट्विंस है, बाद में एक था, एंड पहले एक था बाद में ट्विंस हो गए। सब लोग आंसर भेजो जरा, देखते कितना मैथ्स अच्छा है। कितना है? बोलो 1 + 2 है तो
सही है क्या? सबको करेक्ट है क्या? बताओ, रिप्लाई करो फटाफट। करेक्ट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अपन स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नहीं, वो हर एक डिजीज के लिए अलग है ना, वो क्वेश्चन मेरे को भी नहीं पता। वो हर एक डिजीज के लिए तुम कहाँ पे जा रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। चलो ग्रेट, नाउ ध्यान दो। अभी पढ़ना है अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड देन स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड सैलरी टॉपिक ओवर। फिर अपन घर पे जाके देखेंगे रील्स एंड टाइम पास करेंगे मस्त की, ठीक है। बट पहले उसके पहले अपन टॉपिक खत्म कर लेते हैं। नींद आ रही है तो कॉफी लेके बैठना है, कोल्ड कॉफी नहीं, हॉट कॉफी। हाँ चलो, रिटायरमेंट में पहला है ग्रेचुटी। बोलो, ग्रेचुटी मिलने के लिए कितने साल काम करना है? मिनिमम 5 साल आपको क्या करना है? मिनिमम काम करना पड़ता है। तो देखो ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट क्या है। पहला, अगर ग्रेचुटी अपने निकाला ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन, अगर अपने ग्रेचुटी निकाला है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन, देन व्हाट इज कंटिन्यूएशन? आप रिटायर नहीं हुए, पैसे की जरूरत थी, मैंने ग्रेचुटी फंड में से पैसा निकाला, वो फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है। सेकंड, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन आ गए सब लोग, लकी लोग। बताओ, रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे लकी लोग कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए सभी एग्जामिशन है। तो आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? ठीक है, बोलो, आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? उनको फायदा देखो क्या है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट है तो टोटली एग्जेम्प्ट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बोलो, रिटायरमेंट का ग्रेचुटी किनके लिए एग्जेम्प्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। एंड अदर देन दिस, एंड अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फिर क्या है? 2 आंसर। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 2 आंसर है। क्या 2 आंसर है? कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। तो देखो पहला क्या है, ध्यान से सुनना। पहला बोलो, ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द आंसर? फुल्ली टैक्सेबल, नो प्रॉब्लम। रिटायरमेंट में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, नो प्रॉब्लम। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। पहला कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट एंड दूसरा नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। तो देखो, अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या होगा? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। बोलो, पहला कौन है? पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। 20 लाख लिमिट भी फिक्स है। तो टेक्निकली बताऊं, आपको ओनली थर्ड कंडीशन ही लर्न करना है। कौन सा कंडीशन लर्न करना है? थर्ड कंडीशन। बोलो, सो थर्ड कंडीशन में क्या है? फॉर्मूला 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो देखो जरा, तो मैं लिखता हूं यहां पे ग्रेचुटी कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। बोलो, क्या क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज 15/26? हाफ मंथ सैलरी, बराबर है। देन व्हाट इज सैलरी ओवर ईयर? बेसिक प्लस डी है, और वो मंथली लेना है, एक ही महीने का लेना है। एंड पीरियड ऑफ सर्विस में बोलो, फ्रैक्शन अगर 6 मंथ के ऊपर है तो हम क्या करते हैं? अगला साल लेते हैं। तो अगर सपोज एग्जाम में देते हैं 20 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, बताओ आपका आंसर क्या होगा? एंड 20 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है तो आपका आंसर क्या होगा? बस अगर आपने ये थर्ड स्टेप समझ लिया, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि पहले 2 स्टेप में आपने सब कुछ रेडीमेड डेटा है। चलो बताओ, बताओ कितना लेंगे आप? हाँ, करेक्ट। तो अगर पहला 20, दूसरा 21, ऑनलाइन सबको समझा के बताइए। तो अप टू 6 मंथ है तो उसको इग्नोर करना है, 6 मंथ के आगे है तो अगला साल कंसिडर करना है। बस वही मैंने किया। कितना आएगा? दोनों आंसर एक साथ भेजो, दोनों आंसर एक साथ।
पहला 20 एंड 21, एक्सेलेंट गाइस, वेरी गुड। 20 एंड 21, परफेक्ट। चलो आगे, क्लियर है? ओके, तो ये मैंने दिया है। अभी लिखेंगे नॉन कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट लिखूंगा मैं नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट। नेक्स्ट इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट। उसमें देखो पहला दो सेम ही है, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड एंड 20 लाख। थर्ड कंडीशन क्या है? ये अलग है, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं पार्ट पार्ट में लिखता हूं, यहां पे क्या है? पहला हाफ मंथ सैलरी, तो यहां पे आप 1/2 लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन पीरियड ऑफ सर्विस में अपने को पता है फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, यहां पे ओनली कौन से लेना है? ओनली कंप्लीटेड लेना है। ऊपर फ्रैक्शन को एडजस्ट करना है, यहां पे फ्रैक्शन को एडजस्ट नहीं करना है। एंड तीसरा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बताओ यहां पे सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक प्लस डीए इफ एप्लीकेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आएगा। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आएगा, और ये 1 महीने का होगा या 10 मंथ्स का होगा? दिस विल बी 10 मंथ्स। एंड फिर इसको डिवाइड करके अपने को क्या निकालना है? एवरेज सैलरी निकालना है। हाँ, एवरेज 10 मंथ्स निकालना है। उन्होंने फॉर्मूला में 10 महीने का लिया है ऐसा। ऑनलाइन क्लियर है क्या? ओके लविशा, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन समझा क्या आपको? एंड फिर इसका क्या करना है? एवरेज सैलरी करना है। बोलो एवरेज सैलरी कैसे आता है? 10 मंथ सैलरी डिवाइड बाय 10 मंथ्स। तो अगर ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई तो इट्स वेरी इजी। बोलो ऑनलाइन क्लियर है क्या सबको? एनी क्वेश्चन? बोलिए एनी क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए नाउ अभी बताओ 10 मंथ्स का पीरियड कैसे निकालना है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सब लोग आंसर भेजना। सपोज डेट ऑफ रिटायरमेंट है 15 दिसंबर 2024। तो बताओ 10 महीने कैसे निकालते हैं? कुमकुम पहले 10 महीने का सैलरी निकालना है, उसका एवरेज करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 10 महीने का सैलरी का एवरेज निकालो, बाद में 1/2। ओके चलो 10 मंथ्स का पीरियड निकालो। खुशी कौन सा 10 मंथ्स कैसे लेना है ना, वही तो कर रहे अपन। हाँ 10 मंथ्स कैसे लेना बताओ। 15 दिसंबर को रिटायर हुआ है, बताओ। तो मैंने क्लास में क्या कहा था कि जिस मंथ में रिटायर हुआ है उसको क्या करना है? इग्नोर। उसके पहले कौन सा है? 30 नवंबर 24, यहां से 10 मंथ्स। सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 फरवरी से लेना है। नहीं सुहानी, जिस मंथ में रिटायर हुआ है उसको इग्नोर करना है। तो 15 दिसंबर को इग्नोर करना है। दिसंबर के पहले कौन सा महीना है? नवंबर, वहां से 10 मंथ्स लेना है। सुहानी तुमने जो आंसर भेजा है वो करेक्ट है,
वो लीव सैलरी के लिए, अगले प्रोविजन के लिए, वहां पे वही से लेना है। ग्रेचुटी में उस मंथ को इग्नोर करके उसके पहले का 10 मंथ्स लेना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, फेब्रुवरी टू नवंबर लेना है। ऑनलाइन सबको समझा के बताइए। सब लोग रिप्लाई करो यस, जिनको समझा है फटाफट। ठीक है, ओके। तो ये मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, क्या मैंने कहा था? अगर डेथ के बाद ड्यू हुआ है तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। डेथ के बाद ड्यू है तो क्या है? वो एग्जेम्प्ट है। करेक्ट है? चलो, तो सब लोग बताइए। ग्रेचुटी के मैंने 4 पार्ट बता दिए। पहला, लिसन केयरफुली, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट। तीसरा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। एंड फोर्थ पार्ट, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, उसका प्रोविजन क्या है? अगर डेथ के बाद पैसा मिलता है, डेथ की वजह से ड्यू होता है एंड बाद में मिलता है तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो इज दिस क्लियर नाउ? ग्रेचुटी में 10 मंथ्स कैसे निकालना है सबको समझ में आ गया? चलो आगे। नेक्स्ट है लीव सैलरी। अच्छा बताओ, व्हाट इज लीव सैलरी? लीव सैलरी का मतलब क्या है? हर साल आपको एम्प्लॉयर सर्जन छुट्टियां, ये क्लियर है सबको ग्रेचुटी का? ठीक है, एनी क्वेश्चन? आदिति कहां पे डाउट है बताओ, कौन सा पॉइंट वापस बताऊं? आदिति स्पेसिफिक डाउट बताओ, मैं बताता हूं वापस। क्लियर है सबको? ग्रेट। नाउ ओके, नाउ लीव सैलरी का मतलब क्या है कि आपको कंपनी ने पेड लीव्स अलाउ किया। व्हाट इज पेड लीव्स? जहां पे आप छुट्टी भी ले सकते हैं लेकिन आपका पगार कट नहीं होगा। दिस इज यस, छुट्टी की आपको सैलरी मिलेगी। करेक्ट। सो इसको बोलते हैं पेड लीव्स। तो अगर आपने ये छुट्टियां नहीं ली तो उसका आपको कैश बेनिफिट मिलता है। मतलब मेरे को कंपनी ने 20 छुट्टी दी है लेकिन मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, तो ये जो 20 छुट्टियां मेरी पेंडिंग है ना कंपनी के पास, उसका ट्रीटमेंट क्या मैं आपको बताने वाला हूं। उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट कैसे निकालते हैं बताता हूं। एक मिनट दोस्तों। आदिति, जिस महीने में रिटायर हुआ है ना उसको इग्नोर करना है, उस मंथ को इग्नोर करो। सपोज रिटायरमेंट हुआ है 2 मार्च 2025, तो इस महीने को तुम इग्नोर करो, मार्च को इग्नोर करो। तो मार्च के पहले कौन सा महीना आदिति बताओ? फेब्रुआरी। तो 28 फरवरी 25 से 10 मंथ्स। 28 फरवरी से कितने मंथ्स? 10 मंथ्स। तो बताओ कहां से कहां तक आएगा 10 मंथ्स? 1 मई 2024। आदिति ऐसे निकाला जाता है। बताओ अभी समझा गया तुमको? हाँ, बस वैसे ही करना है। सो फरवरी से 10 मंथ्स काउंट करो उल्टे। फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून एंड मई। सो लाइक दिस कैलकुलेट करना है। हाँ, 10 मंथ्स पीछे जाना है। करेक्ट। आई होप आदित्य तुम्हारा डाउट अभी क्लियर हुआ है। चलिए अभी अपन जाते हैं लीव सैलरी में। तो लीव सैलरी का ये जो आपकी छुट्टियां पेंडिंग है, इसका बेनिफिट कैसे लेंगे आप? 20 छुट्टियां पेंडिंग है ना, एम्प्लॉयर ने अलाउ किया था लेकिन आपने एक भी दिन छुट्टी, तो इसका अगर आपने कैश में बेनिफिट लिया ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, आपने कहा इसका मेरे को पैसा दे दो, 20 छुट्टियां पेंडिंग है ना, 20 छुट्टियों का मेरे को पैसा दे दो, वो फुल्ली टैक्सेबल है लाइक ग्रेचुटी। सो लीव सैलरी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये पहला पॉइंट। सेकंड, अगर आप सेकंड आपको पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के समय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो फुल्ली क्या होगा?
एग्जाम्प्ट होगा। तो दोस्तों ग्रेचुटी में भी एग्जाम्प्ट है गवर्नमेंट को एंड लीव सैलरी में भी एग्जाम्प्ट है, बट फर्क क्या है? ग्रेचुटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग है, लीव सैलरी में सेंट्रल एंड स्टेट ही है, एंड ग्रेचुटी में सेंट्रल स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी है। तो गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में ऑलमोस्ट सेम है। तो अपने को पढ़ना क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है? मतलब आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हो, तो आपकी जितनी छुट्टियां पेंडिंग है उसका आप कैश में पैसा लोगे, तो देखो कितना टैक्सेबल है। क्या बोला है गवर्नमेंट ने? एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो कितना एग्जेम्प्ट है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो 4 अमाउंट दिया ना उसमें से जो छोटा है वो एग्जेम्प्ट है। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्वेश्चन में दिया जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। 25 लाख लिमिट फिक्स है। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। अभी देखो अपन ने जो ग्रेचुटी में किया था ना ये सेम ही है, इसमें एक छोटा सा फर्क है, कोई बता सकता है क्या? 10 मंथ्स का सैलरी का फॉर्मूला भी सेम है, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। देखो सो ग्रेचुटी में कौन? नॉट सॉरी 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। बोलो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कैसे निकालना है? मैं देता हूं आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट 2 मार्च 2025। इस दिन बंदा क्या हुआ है? रिटायर हुआ है। इस दिन बंदा क्या हुआ है? मस्तबकी रिटायर हुआ है। तो बताओ ग्रेचुटी में 10 मंथ्स कैसे आएंगे एंड लीव सैलरी में कैसे आएंगे 10 मंथ्स? बाकी सब कुछ सेम ही है, सैलरी का फॉर्मूला भी सेम ही है, बेसिक प्लस डी है इफ एप्लीकेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, बाकी सब कुछ सेम है, बस सैलरी का 10 मंथ्स निकालने का तरीका अलग है। कोई बता सकता है क्या? तो ग्रेचुटी में मार्च को इग्नोर करना है। मैं काम करता हूं, मैं इसको करता हूं 12 मार्च। 12 मार्च तो ये कहां से खाता आएगा? 10 महीने कहां से आएंगे? 1 मई से 28 फरवरी। 1 मई से कितने आएंगे? 28 फरवरी होगा। एंड लीव सैलरी में क्या होगा बताओ? लीव सैलरी में जिस दिन रिटायर हुआ वही से 10 मंथ्स। तो इसके पीछे जाओ, 10 मंथ्स कितना होगा बोलो? 10 मंथ्स कैसे निकालना है लीव सैलरी में? मैंने टेक्निक बताया था। 1 साल पीछे जाओ, 2 महीने आगे आओ, 1 साल पीछे जाओ, 2 महीने ऐड करो, 1 साल पीछे जाओ, 2 महीने ऐड करो, तो 12 मई 2024। तो ये फर्क है, ये आपको समझा के बताइए सब लोग। तो दोनों में 10 मंथ्स निकालने का तरीका क्या है? अलग है। सबको क्लियर है क्या दोनों में फर्क क्या? ऑनलाइन फटाफट लिख लो और डन बोल देना, एक बार लिख लेना ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। चलिए लास्ट, एवरेज मंथली सैलरी इनटू पीरियड ऑफ लीव्स अनअवेल्ड। अभी मैंने क्लास में कहा था इसको निकालते कैसे, बट आपको ये डेज में दिया जाएगा। इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब है जिस दिन आप रिटायर हुए आपकी कितनी छुट्टियां पेंडिंग थी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? जिस दिन आप रिटायर हुए आपकी कितनी छुट्टियां पेंडिंग थी। अगर एग्जाम में ये डेज में दिया है, सपोज दिया है 330 दिन, तो आपको डिवाइड बाय क्या करना है? उसको 30 करना है। तो ये डेज में आपको रेडीमेड दिया जाता है, उसको डिवाइड बाय 30 करके उसको मंथ्स में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। एंड फिर इसमें से जो मिनिमम होगा वो क्या होगा?
एग्जेम्प्ट होगा। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने आपको सब बता दिया है। क्लियर है क्या आपको? ऑनलाइन ऑल गुड? चलो आगे। नाउ नेक्स्ट इज पेंशन। ठीक है, नाउ पेंशन दो तरह के होते हैं, एक होता है मंथली पेंशन, एक होता है लमसम। मंथली पेंशन को क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट? फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल। तो आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स को मंथली पेंशन आ रहा है तो वो टैक्सेबल इनकम है, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो मंथली पेंशन जो भी मिलेगा आपको फुल्ली क्या है? टैक्सेबल है। लेकिन जब आपको मिलेगा लमसम पेंशन, अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर वेरी लकी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लमसम पेंशन क्या है? पूरा एग्जेम्प्ट है। तो बताओ यहां पे गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ये चार आते हैं। ग्रेचुटी में गवर्नमेंट अलग है, लीव सैलरी में अलग है, और यहां पे अलग है। तो ये क्लियर है क्या? बताओ। तो लमसम पेंशन जो है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो टोटली क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो फिर टैक्सेबल किसके लिए है? अदर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। उसमें दो ऑप्शंस है। तो देखो पेंशन में कैसे होगा? अगर मंथली है तो फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल, एंड लमसम है तो दो पार्ट, गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट, एंड नॉन गवर्नमेंट है तो फिर दो पार्ट। अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड हुआ है एंड ग्रेचुटी रिसीव्ड नहीं हुआ है, ग्रेचुटी मिला है तो 1/3 एग्जेम्प्ट है, एंड नहीं मिला है तो हाफ एग्जेम्प्ट है। 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम फॉलो करना है। पहला मंथली पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा अगर लमसम पेंशन है तो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो पूरा एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट है तो क्या है? ग्रेचुटी मिला है तो कितना एग्जेम्प्ट है? 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, एंड ग्रेचुटी नहीं मिला है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट है। इसका मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं ताकि आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, आप मेरे को आंसर बताना। लमसम पेंशन रिसीव्ड 60% इज इक्वल टू 15 लाख। ठीक है, कितना मिला आपको लमसम पेंशन? अपन ने 60% पैसा विड्रॉ किया, आपको 15 लाख मिला है। अभी देखो कितना एग्जाम्प्ट होगा। गवर्नमेंट है तो फुल एग्जाम्प्ट, तो गवर्नमेंट के लिए 15 लाख पूरा एग्जाम्प्ट होगा। नॉन गवर्नमेंट है तो दो ऑप्शंस, बोलो नॉन गवर्नमेंट के लिए दो ऑप्शंस क्या है? बोलो, ग्रेचुटी रिसीव्ड, ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। बोलो, अभी कोई बता सकता है टोटल पेंशन कैसे निकाला जाता है? मैंने उसका फॉर्मूला दिया था।
टोटल पेंशन के लिए आपको इतना ही डेटा रिक्वायर्ड है। बोलो कोई बता सकता है टोटल पेंशन कितना आएगा? मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया था कि बैंक में से मैंने 60% पैसे विड्रॉ किए और मेरे को 15 लाख रुपए मिला, तो मेरा बैंक में कितना पैसा था? बताओ क्या फॉर्मूला है लमसम पेंशन का? टोटल पेंशन का फॉर्मूला क्या है? कुछ याद है क्या? हाउ टू गेट टोटल पेंशन? $15 लाख अपॉन 60% कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 25 लाख। तो ऐसे टोटल पेंशन एग्जाम में नहीं दिया तो निकालते हैं। बोलो कैसे निकालना है टोटल पेंशन? 15 लाख डिवाइड बाय 60% करो, कितना आ रहा है? तो 15 लाख का कितना आ रहा है? हाँ, अभी तो ग्रेचुइटी मिला है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? वन थर्ड ऑफ 25 लाख। एंड ग्रेचुइटी नहीं मिला तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 1/2 ऑफ 25 लाख। एंड ये 15 लाख में से माइनस होगा, बचा हुआ आपके इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। ये अमाउंट माइनस कहां से होगा? यहां से। तो 15 लाख में से जो आंसर आएगा 1/3 1/2 माइनस करो एंड मेरे को भेजो कितना टैक्सेबल है, बताओ। आदित्य एकदम करेक्ट। तो 25 लाख का 1/3 करना है और उसको 15 में से क्या करना है? माइनस। सबको समझा कैसे करना है? खुशी ने सही आंसर भेजा है 83333 समथिंग एंड सेकंड 12.5 लाख बराबर है। उसको 15 में से माइनस करो, बाकी आपकी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, इसका डिस्कशन अपन करेंगे पीजीपीपी में। तो अभी कल परसों अपन मॉर्निंग में डिस्कस करने वाले, तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। सैलरी के भी क्लियर हो जाएंगे। वीआरएस वगैरह ठीक है, ये सब ठीक है। अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे अभी अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। तो बताओ ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, बस वो 7.5 लाख के लिमिट के लिए मैंने आपको पढ़ाया है। बोलो तो सुपरएन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर जो भी डिपॉजिट करेगा, बोलो कितना एग्जाम्प्ट है उसमें से? 1.5 लाख एग्जाम्प्ट है। 1.5 लाख के ऊपर आपके लिए जो भी कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है वो आपकी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड। आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका आपको 80 में डिडक्शन मिलेगा, जो चैप्टर 11 में पढ़ना है। उसका इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है और मैच्योरिटी अमाउंट भी क्या है? एग्जाम्प्ट है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बहुत सिंपल है, ये एग्जाम आने के चांसेस बहुत कम है। एग्जाम में क्या आएगा? ये आने वाला है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, है ना। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या अपने को डिस्कस करना है? प्रोविडेंट फंड में अपने को 4 चीजों का डिस्कशन करना है। किसी को याद है? मैंने क्लास में आपको लिख के दिया था। सो कौन सी 4 चीजों का डिस्कशन करना है? मतलब एज ए स्टूडेंट मेरे को 4 एडजस्टमेंट का इनकम टैक्स स्टेटमेंट पता होना जरूरी है। पहला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, मतलब मेरे लिए जो पैसा एम्प्लॉयर डिपॉजिट कर रहा है उसका क्या होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तीसरा,
एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड चौथा इंटरेस्ट ऑन। तो ये चार चीजों का आपको ट्रीटमेंट पता होना जरूरी है कि ये जो चार चीजें इसमें आती है इसका ट्रीटमेंट क्या है, और वही मैं आपको वन बाय वन पढ़ाने वाला हूं। और अपन ने क्लास में भी ऐसा डायग्राम बनाया है, अपन ने क्लास में भी क्या किया है, सिमिलर डायग्राम अपन ने बनाया है। ठीक है, ओके, चलो पढ़ते हैं अपन वन बाय वन। क्लियर है क्या? देखो पहला, अभी अपन हॉरिजेंटली पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बोलो, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, फुल्ली क्या है, एग्जाम। तो आप में से जिन लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए एम्प्लॉयर जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहा है, बोलो टोटली क्या है, एग्जाम्ड। अच्छा, अदर देन गवर्नमेंट है तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, कितना एग्जाम्ड है बताओ, 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्ड है। व्हाट इज सैलरी ईयर, बेसिक प्लस डीए इफ एप्लीकेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एंड अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो टैक्सेबल नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन आपका इनकम नहीं है दोस्तों, खर्चा है, तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा पहले दो केस में। तीसरा, अनरिकॉग्नाइज का मतलब है जिसको इनकम टैक्स ने अप्रूव नहीं किया है, तो उसका आपको एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है क्या? नाउ इंटरेस्ट बोलो क्या है, स्टैट्यूटरी का मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जाम्ड। रिकॉग्नाइज का कितना एग्जाम्ड है बताओ, 9.5% एग्जाम। ऊपर का क्या है, टैक्सेबल। अनरिकॉग्नाइज है तो टैक्सेबल नहीं है। एंड लास्ट, बोलो जो पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, बोलो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो क्या है, एग्जाम्ड है। रिकॉग्नाइज का कब एग्जाम्ड है बताओ, याद है क्या, 5 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो क्या है, एग्जाम्ड है। एंड अनरिकॉग्नाइज ऑलवेज टैक्सेबल। अनरिकॉग्नाइज का पैसा ऑलवेज क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो आपको मैच्योरिटी वाला एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आपको जो आएगा उसका मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम में आपको रिकॉग्नाइज का आएगा, बिकॉज बाकी सबका ट्रीटमेंट एकदम सिंपल है। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, ओके। ना सपोज मैं आपको डेटा देता हूं, बेसिक सैलरी 2 लाख, डीए 1 लाख, 50% एप्लीकेबल, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वो दिया है 12,000, ठीक है। देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 18% ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट 11%, 16,000 रुपीज, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा डेटा दिया है, इसका अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन लिखा के बताओ, क्वेश्चन लिखा आपने,
चलो, तो पहले बताओ व्हाट इज सैलरी। बेसिक 2 लाख, डीए कितना लूंगा बताओ मैं। 1 लाख में से 50% एप्लीकेबल है, 50,000 लूंगा। एंड कमीशन ऑलरेडी दिया है निकाल के, बेस्ड ऑन टर्नओवर है तो लेना है 12K। तो टोटल सैलरी आपका हो गया 2,62,000। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। खुशी 12% एग्जाम वो बाद में लेना है। ये 18% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। 11 क्या है खुशी? 11 कुछ नहीं है खुशी। 11 क्या है समझा नहीं मेरे को। सबको क्लियर है यहां तक ऑनलाइन? ठीक है, नहीं निकालेंगे अपना भी। अच्छा कितना एग्जाम्प्ट है? तो देयरफॉर टैक्सेबल एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 18। कितना एग्जाम्प्ट है? 12 इंटू 2,62,000। बोलो कितना आएगा? करो। 262 का 6%। सो 2,62,000 इंटू 6%, 15,720। ये आपकी इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। ये समझा सबको? अच्छा अभी नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना ऐड होगा? इंटरेस्ट ऑन RPF। अच्छा ये पार्ट सबको क्लियर है? एग्जाम में कैसे हैंडल करना है? ऑनलाइन सब फटाफट रिप्लाई करो। अभी इंटरेस्ट कितना एग्जाम्प्ट है? 9.5%। तो 11% से कितना मिला है? 16,000 मिला है। तो 9.5% से कितना? ऐसे एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। बताओ कितना आएगा? सो 9.5 इंटू 16,000 डिवाइड बाय 11। $13,818 ये एग्जेम्प्ट होगा। तो एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट होगा 13,818 एंड टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा 16,000 माइनस 13,818, 2181। ये सब लोग रिप्लाई करेंगे आपको ये पूरा समझा कि नहीं? आरपीएफ का यही एग्जाम में आने वाला है। बाकी स्टैट्यूटरी का एग्जाम है तो उसमें डायरेक्ट कुछ चैलेंज है नहीं, अपने को चैलेंज यहीं पे है। सबको समझा कैसे करना है ऑनलाइन? एंड सपोज ये अमाउंट भी दिया तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सपोज 20,000 दिया, तो बताओ क्या करेंगे आप? ये या तो एग्जाम में परसेंट में देंगे या अमाउंट में देंगे। तो बताओ फिर क्या करेंगे? सपोज ये 20,000 है, कुछ नहीं 2,62,000 का 12% निकालो, 262 इंटू 12%, उतना एग्जाम्प्ट होगा। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नया क्वेश्चन, बाकी सब सेम।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 26,000, ऊपर मैंने परसेंट में दिया, या तो एग्जाम में परसेंट में देंगे या तो अमाउंट में देंगे। बोलो अभी कैसे करेंगे बताओ, बाकी सब कुछ सेम है। जो ऊपर मैंने 18% दिया था ना, उसकी जगह पे मैंने अमाउंट दिया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपना फॉर्मूला नहीं बदलेगा। बोलो कितना एग्जाम्प्ट है? 12% ऑफ 2,62,000। कितना एग्जाम्प्ट है? 12%, तो 262 का 12%, 31,440 एग्जाम्प्ट है। करेक्ट। मतलब टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल 0 होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इससे कम है, तो 31,440 तक का एग्जाम्प्ट है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे एम्प्लॉयर ने उससे कम कंट्रीब्यूट किया है, तो टोटली एग्जाम्प्ट होगा। इज दिस क्लियर? तो ये अमाउंट में भी आ सकता है, परसेंट में भी आ सकता है, फंडा नहीं चेंज होगा। चलो ठीक है। एंड नाउ लास्ट इज गाइस स्टैंडर्ड डिडक्शंस। बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 3 मिलता है। पहला कितना मिलेगा ग्रॉस सैलरी से? एटीआर में तो कितना मिलेगा? 75,000। एटीआर नहीं है तो 50,000 ये मिलेगा, सिंपल। एंटरटेनमेंट अलाउंस, अच्छा इसको क्या करना है बताओ? पहले इनकम में ऐड करना है। एंड डिडक्शन किसको मिलेगा बताओ? डिडक्शन किसको मिलेगा? खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। कितना मिलेगा? एक्चुअल अलाउंस ₹5,000 एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पे DA कुछ भी ऐड नहीं करना है। नहीं अभी हो गया अर्पिता, 10 मिनट में टॉपिक ही खत्म हो रहा है। यस, तुम कॉफी दूध गैस पे रख दो उबालने के लिए, तब तक हो जाएगा। तो 20% ऑफ बेसिक, इसमें से जो मिनिमम है वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। इसमें से जो मिनिमम क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। यस खुशी, यू आर राइट। नेक्स्ट, एंड प्रोफेशनल टैक्स के बारे में मैंने क्या कहा था? बोलो क्या कहा था? अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो आपके इनकम में ऐड होगा एंड आपको डिडक्शन भी मिलेगा, बट डिडक्शन कैश बेसिस पे मिलता है। मतलब क्या है? जो पेमेंट हुआ है वही मिलेगा। तो देखो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इसके 2 ट्रीटमेंट है। एक अपने सैलरी इनकम में ऐड भी होगा और डिडक्शन में मिलेगा। एंड पेड बाय एम्प्लॉय है तो खाली क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन एग्जाम में क्लेम करते समय दोनों का लेना है, बच्चे भूल जाते हैं। तो डिडक्शन दोनों का मिलेगा, जो आपने कंट्रीब्यूट किया वो भी मिलेगा, एम्प्लॉयर ने किया वो भी मिलेगा। बस कौन से बेसिस पे मिलेगा? कैश बेसिस पे मिलेगा। कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे। ठीक है, यस। तो अर्पिता कॉफी का ब्रेक दे रहा हूं, दूध गैस पे रखना है, बस गैस चालू मत करना है ना, रेडी रखना, सब रेडी टू यूज। हाँ, सब पाउडर डाल के रखना है, बस गैस ऑन मत करना। मैं बता तो कब ऑन करना है। ये क्लियर है क्या आपको? तो ऊपर ऐड एम्प्लॉयर को होगा, डिडक्शन दोनों का मिलेगा। एंड सबसे मेन चीज, अगर आप ATR में हो तो इन दोनों का डिडक्शन नहीं मिलता है। अपन ने पेज 1 पे पढ़ा था, याद है ना? तो ATR का, अच्छा मैंने ATR के बारे में क्या कहा था दोस्तों? ये आपको नोट्स रिटर्न बनाने पड़ेंगे कि ATR में कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक विपुल सर जब तक पढ़ाएंगे तो ही याद रहेगा। तो प्लीज आपको क्या करना है, सैलरी हो या HP, ATR में क्या क्या नहीं मिलेगा उसका लिस्ट लर्न करना है। अर्पिता मतलब मैं भी आता हूँ कॉफी के लिए, इसलिए बोला है। अच्छा ये क्या बताऊं,
सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पस, जितने भी अपन ने सैलरी के वर्जन यूज किए उन सब का डेफिनेशन मैंने दिया है एंड यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। तो गाइस लगभग अपन ने सैलरी का 3 सेशन रिवीजन किया है। आई होप इससे आपका डेफिनेटली फायदा हो रहा है। तो इसमें कुछ अगर आपको चेंजेस करना है मेरे को बता देना, बट आर यू एबल टू रिकनेक्ट एवरीथिंग? आपको ग्रिप आ रहा है ना टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन? हाँ, ये तीनों का मिला के अगर 7.5 के ऊपर है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो भी इनकम में ऐड होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली एम्प्लॉयर। क्लियर है क्या ऑनलाइन? सो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। तो अभी मस्त पैकी घर पे जाओ, गैस ऑन करो, कॉफ़ी बनाने को बोल दो एंड मेरे लिए भी 1 कप भेज देना कुरियर से, बट मेरे घर पे गर्म कॉफ़ी आना चाहिए, ठंडा नहीं। एंड नेक्स्ट वीक अपन स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको लेक्चर कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, क्लास में बताओ।